Namaskar. Welcome again to an aspiration. Today we have with us Pandit Shivji Mishra ji, Sri Bipul Das ji, and Dr. Nand Kishore Kapar ji. So welcome to an aspiration. Yes, we all know about the topic, the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. And today I have with me all these senior dancers, gurus, to discuss about their journey and what is their suggestion for the upcoming generations. And as they almost from the same period of time, they went to Kathak Kendra and they are passed out from Kathak Kendra almost in the same period of time. Definitely they all are from Pandit Birju Maharaj ji, Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj ji's disciples. And so मतलब इतने दिनों में सबके साथ बातें करते हुए मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है कि हम सारे दुनिया के जितने भी कथक डांसर्स हैं, हम सब कैसे एक साथ जोड़ गए और किसी ना किसी तरह से हम सबका जो जर्नी है वो किसी ना किसी से मिलता है। तो आज हम सुन लेंगे कि इन जो गुरु और जो सीनियर्स जो डांसर्स है, इनका जर्नी, इनका सफर कैसा था और इन्होंने कथक में कैसे इनका एंट्री हुआ और आगे जाके उन्होंने कैसे अपना जिंदगी को कथक के साथ जोड़ दिया। तो इसके सब जानने के लिए तो आई विल रिक्वेस्ट शिवजी मिश्रा जी, पंडित शिवजी मिश्रा जी, आपके बारे में आपका जो जर्नी था वो कैसा था और कैसे कैसे आपने कथक में आपका एंट्री हुआ और फिर कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत चर्चा करें। प्रणाम 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 प्रणाम। सबसे पहले इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑनलाइन के माध्यम से इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जन्म आजमगढ़, ग्राम हरिहरपुर, आजमगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ और एक संगीतज्ञ परिवार में हुआ और बचपन से ही संगीत का माहौल मेरे घर में रहा। और मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित बद्री प्रसाद मिश्र एक बहुत अच्छे तबला एक बहुत अच्छे तबला वादक थे और स्वर और लय का ज्ञान मुझे अपने पिता से मिला। और जब मैं 2.5 वर्ष का था तभी मेरी माता चली गई, तो मेरे पिता ही मेरे माता भी हैं और मेरे पिता भी हैं और मेरे गुरु भी हैं। तो संगीत का जो ज्ञान है, स्वर और लय का, संगीत में यही 2 चीज प्रधान होता है, स्वर और लय। इसका ज्ञान मुझे अपने पिताजी से मिला और सबसे पहले उन्होंने मुझे रामायण सिखाया। रामायण गाते थे और पिताजी तबला बजाते थे और मेरे एक भैया थे, सूरदास जी थे, भगवती प्रसाद मिश्र, वो हारमोनियम पर। तो रामायण से मेरा संगीत शुरू हुआ और ये संगीत शुरू हुआ, नृत्य अभी नहीं शुरू हुआ था। और उसके बाद हमारे एक चाचा जी पंडित श्यामलाल मिश्र उर्फ जोखू महाराज, घर का नाम उनका जोखू महाराज जी था, वो नृत्य सम्राट पंडित अच्छन महाराज जी के फादर के शिष्य थे, लखनऊ घराना से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने हमको, हमारे पिताजी से कहा कि आपके बाद, हमारे बाद कोई एक घर में नृत्य भी रहना चाहिए, गायन वादन तो है ही है, तो नृत्य भी होना जो बहुत आवश्यक है, तो इसलिए मैं इस बच्चे को नृत्य सिखलाऊंगा। तो वो हमको लेकर के भागलपुर चले गए। फिर 3-4 साल हमने उनसे नृत्य सीखा। तो उनका पुराने जमाने वाला नृत्य था, जो खुला मूवमेंट, एकदम जो फ्लैट टाइप का। लेकिन हमारे पूज्य गुरु जी महाराज जी ने नृत्य को एक नया रूप दिया, उसको इतना खूबसूरत ढंग से बनाया कि लोगों के दिल में रच बस गया। और लेकिन मेरा ये जरूर है कि मेरे प्रथम गुरु मेरे चाचा जी हैं और मेरा पैर वही रखवाए हैं, उन्हीं का रखा हुआ मेरा पैर है। तो उस समय एकदम ये था कि खूब रियाज करो, चक्कर मारते थे 87, 90। अब तो उतना चक्कर नहीं होगा क्योंकि अभी तो एज भी हो गया है, लेकिन एक जमाना था कि बहुत सारा, और भागलपुर में छोटे मोटे प्रोग्राम
बहुत होते थे। तो उसमें कुछ इनाम भी मिलता था। पहले कोई ऐसा नहीं था कि तय करके इतना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें बहुत खुशी होती थी, चाचा जी के साथ जाते थे, प्रोग्राम करते थे, तो बहुत प्यार मिला चाचा जी का। उसके बाद फिर हम बहुत बाद में फिर हम गए दिल्ली महाराज जी के पास। और मेरे दो भैया हैं, मेरे पूज्य दो बड़े भैया हैं, एक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, ओ चुनल जी। और एक जी जी उनका मैं छोटा भाई हूँ। और मेरे मझले भैया हैं पंडित विश्वनाथ मिश्र दिल्ली, वो अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, कथक केंद्र में थे महाराज जी के क्लास में। तो उनका भी मुझे बहुत सहयोग मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है हमारे भैया का, वो भी मेरे एक तरह से गुरु ही हैं। तो चाचा मेरे मतलब पूरे मेरे परिवार में संगीत ही चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी से। बहुत सुंदर। तो विपुलदा का कथक केंद्र तक का जर्नी कैसा था? मतलब शिव जी का सुना है, तो मतलब बचपन से लेके कथक केंद्र तक का जर्नी पहले हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद आगे का मतलब कैसे कैसे आगे बढ़े, तो बस विपुलदा। हाँ ठीक है, मैंने उसको हाँ हाँ प्रणाम। मैं कथक केंद्र प्रणाम प्रणाम संदीप, ये बहुत ही अच्छा पेज है एस्पिरेशंस ब्यूटीफुल, और हम तीनों एक साथ हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जर्नी मेरा शुरू हुआ 1973 से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई म्यूजिशियंस नहीं है। तो मैं बचपन से नाचता था, नाच ये कोई असमी सॉन्ग, कोई कोई छोटे छोटे डांस ड्रामा, तो ऐसे ऐसे करते स्कूल का जब पास किया मैंने, तब आई थिंक अराउंड 69 70 तो मैंने रोशन कुमारी जी का डांस देखा था गुवाहाटी में। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब तैयार ये कथक है। तो उसके कुछ दिन के बाद उस समय एक मैगजीन हुआ करता था, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, तो उसमें एक आर्टिकल आया था संदीप, तो इंडिया का जो शास्त्रीय नृत्य का इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, कैसे सिखाया जाता है। तो मुझे उसमें दिल्ली का कथक केंद्र का वो मिला था एड्रेस। तो 72 में मैंने ग्रेजुएशन किया यहाँ का कॉटन कॉलेज से बीए पास करके। तो मैं 72 में नवंबर दिसंबर में दिल्ली चला गया था। फिर वहां जाके देखा तो वहाँ 70 मतलब एडमिशन जून जुलाई में होते हैं, और मैं बिल्कुल ABC बिल्कुल मतलब कुछ भी कथक का जानता था। तो वहां मुझे बहुत दूर से आया करके मुझे वहाँ एडमिशन दे दिया गुरु, मेरा पहला गुरु कुंदन लाल गंगानी जी का। तो वही 73 से मेरा जर्नी शुरू हुआ। जयपुर घराना मैंने सीखा 3 साल, फिर उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिला डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराज जी के अंडरशिप में। तो 76 से लेके अभी तक मैं महाराज जी के साथ ही हूँ। इस दौरान बहुत सारा है, वो बहुत लंबी लंबी बातें है, तो ये मेरे शॉर्ट फॉर्म पे जर्नी फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली कथक। वाह वाह। तो डॉक्टर नंद किशोर कपट जी, आपका मतलब दिल्ली तक जाने का जो जर्नी वो कैसा था? सबसे पहले सभी को नमस्कार। नमस्कार संदीप भैया, आपने भी बहुत अच्छा कथक में ये कार्य कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं 2.5-3 साल का था, तब से मैं रेडियो पे गाना बजता था, तब से मैं नृत्य करने लगता था रेडियो पे। और विशेष बात ये थी कि जब भी उस समय क्लासिकल बेस गाते थे, जैसे मधुबन में राधिका, लागा चुनरी, और उसके ऊपर मेरे पैर चलने लगते थे। जब मैं एनुअल फंक्शन में अपने आप ही नृत्य बिठाया और प्रेजेंट किया, तो वहाँ टीचर को बहुत ही अच्छा लगा। हमारे घर वालों को कहा कि अच्छी जगह पे आप नृत्य सिखाइए तो ये और अच्छा नृत्य करेगा। उसके बाद मैं जब हाई स्कूल जाने लगा, तो सामने एक मेरे हमारे स्कूल के सामने नृत्य का क्लास था, वहां मैं गया। वहां पे गुरु पंडित गोपी कृष्ण जी की सीनियर शागिर्द मीरा पंडोल जी, उनका क्लास था, वहां मैंने क्लास ज्वाइन किया। कुछ महीने वहां
सीखा मैंने। भाग्यवश एक अच्छी बात, खुद गुरु पंडित गोपी कृष्ण जी का नृत्य देखने का अवसर वहां प्राप्त हुआ और वो देख के मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। और सबसे पहले ये कि मुझे फिर लगा कि अरे नृत्य पुरुष भी करते हैं गोपी जी को देख के, और मैंने तब सोचा कि नृत्य करना ही है मुझे। और मैं ग्रीन रूम में गया, गोपी जी को बोला मुझे आपसे नृत्य करना है। उन्होंने बोला ठीक है, आ जाओ तुम बम्बई में, मैं बम्बई रहता हूँ और मेरे से नृत्य सीखो। तो उन्होंने उनका मुझे नंबर दिया, उस दिन टेलीफोन नंबर दिया। मैंने उनका ऑटोग्राफ भी लिया था, आज भी मैंने संभल के रखा हुआ है। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारे घर वाले इतना दूर छोड़ना बहुत मुश्किल था सब, कि केवल डांस के लिए सीखने के लिए मुंबई जाओ तो वो बहुत मुश्किल था। फिर वहां अपने गुरु मुन्नालाल शुक्ला उनसे और गुरु प्रभा मराठे, इन दोनों से मैंने नृत्य सीखना शुरू किया। वहां पे मैंने डिप्लोमा और डिग्री कोर्स किया। उसके बाद मेरे पिताजी के डॉक्टर पुरंदरे, उन्होंने कहा था कि आपका बेटा अगर इतना अच्छा नृत्य कर रहा है तो आप उसको स्कॉलरशिप दिलवाइए। और फिर मैंने वो फॉर्म भर दिया, मुझे बुलावा आ गया, मैं दिल्ली आया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए 300 लोग थे उस समय। और जजेस के पैनल में भी खुद डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी, गुरु दमयंती जोशी जी, गुरु मोहनराव कल्याणपुरकर जी, गुरु सुबोधी लाखिया जी और स्वयं खुद गुरु पंडित बिरजू महाराज जी बैठे थे। उसके बाद मैं इंटरव्यू देके आया, मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और मैंने अपना एमकॉम शुरू किया आके। तो 1 महीने के बाद वो रिजल्ट आ गया और मुझे लेटर मिला, मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई थी। तो दिल्ली जाना है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर गंगाधर कपोते वो कमिश्नर थे, उनको वो पसंद नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। और उसकी तैयारी भी मैंने शुरू की थी। कि मेरे पापा ने उनको समझाया कि नहीं नहीं इसको जाने दीजिए कथक के दिल्ली में, वो देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके बाद मैं दिल्ली में कथक केंद्र में आया और गुरु पंडित बिरजू महाराज जी से नृत्य सीखने लगा। बस बस, तो मतलब ये इससे मुझे पता चल रहा है कि आप तीनों में से कोई भी दिल्ली से नहीं थे। हाँ बिल्कुल, जैसे कि शिव जी तो एक सांगीतिक परिवार से मतलब जुड़े हुए थे, और विपुलदा भी ऐसे कोई मतलब म्यूजिकल फैमिली से नहीं थे, और आप भी नहीं थे। और आपका तो एकदम दूसरा ही था, क्योंकि आपका मतलब दादाजी वो कमिश्नर थे, मतलब एक अलग सोच, मतलब सोसाइटी से आप बिलोंग करते हुए। पर फिर भी मुझे ये जानना है आप तीनों से कि जैसे कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है पर किसी के लाइफ में। जैसे शिव जी का तो पता चला कि बहुत ही बचपन में उनका मतलब मम्मी का देहांत हो गए, तो इसीलिए उनका पिताजी को ही सब कुछ संभालना पड़ा। और विपुलदा का दूसरा है आपका। तो मुझे ये थोड़ा मतलब जानना है कि उस समय जब आप लोग सोचे कि आपको डांस करना है, तो आपका जो रिलेटिव्स थे या जो फ्रेंड्स थे उनसे आपको मतलब एक्सेप्टेंस कैसा था? ये मैं मतलब कोई भी मुझे बता सकते कि अगर अच्छा एक्सेप्टेंस था तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई अपोजिशन था तो आपने उनको कैसे मनाया? ये मुझे थोड़ा जानना है कि अगर किसी ने आपको इनिशियली आपको एक्सेप्ट नहीं किए ना, तो बाद में आके वो लोग, मेरे ख्याल से तो बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, तो वो जो फेज था उसको आप लोग कैसे संभाला? कोई भी आप अपने से कोई भी बोल सकते हैं, मुझे ये एक प्रश्न है। शिव जी, आपको क्या ऐसे ऐसे मतलब जर्नी से जाना पड़ा ताकि आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था कि क्यों डांस कर रहे हो, ऐसे नहीं था क्या, कैसा था वो आपका? जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं एक संगीतज्ञ परिवार से बिलोंग करता हूं, तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे चाचा जी खुद डांसर थे और मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और बल्कि मेरे परिवार, मेरे सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं नहीं तुम सीखो। विपुलदा आपका या नंद किशोर जी का ऐसे कुछ मतलब?
नहीं, मेरा तो बहुत संघर्षपूर्ण रहा दिल्ली, क्योंकि मेरा पिताजी बहुत उस समय रिटायर्ड हो चुके थे और बहुत ही मतलब छोटे ही नौकरी में थे। तो मैं तो मतलब घर से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट 1 रुपया तक नहीं। तो वो जो गुरुजी के पास 3 साल था ना, तो मैंने बहुत कष्ट किया। तो मैं बहुत खुल्लम, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो उन दिनों में सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में कुछ ग्रुप हुआ करते थे। तो वहाँ मैंने कुछ फोक डांस, कुछ मॉडर्न डांस करके मैं प्रोग्राम करता था। और जहाँ मुझे पर प्रोग्राम का मिलता था 25 रुपीज। तो इस तरह करके मैं 3 साल मैनेज किया। और एक अच्छी बात ये थी संदीप, कथक केंद्र से मेरा फीस नहीं लिया गया था, फ्री शीट था। उन दिनों में कथक केंद्र का फीस भी सिर्फ 25 रुपया ही था। तो इस तरह के मैंने बहुत मुश्किल से ये करके, उधार करके, टूर करके, क्लास में एब्सेंट भी रहता था, गुरुजी का डांट भी पड़ता था। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं कर सकूंगा। फिर मैं 50-60 रुपीज का रूम लेके किराए पे रहता था। तो देन when I got the scholarship, Department of Culture, उस समय 300 रुपीज मिलता था मुझे। और वो भी लखनऊ में हुआ था मेरा इंटरव्यू। गुरु लक्ष्मी महाराज जी, फिर कपिला बच्चन जी, कपिला दीदी, ये लोग इंटरव्यू बोर्ड में थे और मुझे मिल गया। तो वो 300 रुपया जब मिला ना संदीप, तो थोड़ा सा मुझे राहत, सपोर्ट मिला है। तो मैंने घर से 1 नया पैसा आज तक नहीं, मतलब तब तक नहीं लिया, बल्कि उसी से मैं थोड़ा बहुत एक साथ जब आता था 4-6 महीने के बाद, तो थोड़ा पैसा मैं घर में भी भेज दिया करता था। सो लाइक दैट। और बहुत सारे है। फिर उसके बाद कथक केंद्र में जब महाराज जी के पास आया, तो कुछ दिन मुझे हॉस्टल में रहने को मिल गया। तो उसी स्कॉलरशिप का पैसा से ऐसा ऐसे करके फिर नंद किशोर जी का, आपका ऐसे कुछ? आपको बताता हूँ, ये बात है 1969-70 की। एक तो पहले बता रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ लड़का नृत्य करना ये अच्छा नहीं मानते थे। और मुझे बहुत परेशानी हुई नृत्य सीखते समय। जब मैं स्कूल में था तो मैं किसी को बोलता नहीं था कि मैं नृत्य सीख रहा हूँ, क्लास लगा रहा हूँ, नृत्य की क्लास है मेरी। लेकिन क्या हुआ, एनुअल फंक्शन में मैंने नृत्य प्रेजेंट किया और सभी दोस्तों को और सभी लोगों को पता चला, लड़कों को, तो सब लोग चिढ़ाने लगे, अरे ये क्या हमारे यहाँ नाचा बोलते हैं, अरे ये क्या नाचा, नृत्य का डांस कर रहा है वगैरह ऐसे। फिर हमारे घर वाले भी, घर वालों को रिश्तेदार कहने लगे कि आप अपने लड़के को डांस क्यों सिखा रहे हैं, उसको कोई और दूसरी चीजें सिखाइए, डांस लड़की जैसा क्यों सिखा रहे हैं। फिर वो घर वाले भी थोड़े नाराज हो गए इस वजह से। कॉलेज में भी मुझे यही प्रॉब्लम हुआ। और आपको पहले ही बताया था मैंने कि हमारे घर में सब बैकग्राउंड, क्योंकि कला का बैकग्राउंड तो कोई नहीं था, सब लोग अलग अलग फील्ड में थे, तो इसीलिए किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं नृत्य करूं करके। लेकिन उस समय पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मम्मी ने, और मैं फिर दिल्ली चला आया था। और दूसरी बात क्या हुई कि दिल्ली में मैं आने के बाद कुछ दिन के बाद, जैसे मैंने स्पेशलाइजेशन कोर्स किया, नेशनल स्कॉलरशिप लेके महाराज जी के पास, और उसके बाद मेरे नृत्य के प्रोग्राम होने लगे। मुझे याद है कि पहला ही प्रोग्राम हमारा झंकार में था, और मेरे साथ मेरी क्लासमेट थी रेणु शर्मा और जय किशन महाराज, चिकू भैया, हम तीनों ने मिलके वो पहला परफॉर्मेंस मैंने वहां पे किया था इन लोगों के साथ झंकार में। और उसके बाद तो फिर प्रोग्राम का सिलसिला लगातार शुरू हुआ। और क्या हुआ कि वहां पे जो पेपर में न्यूज आती थी, हमारे जो क्रिटिक्स लिखते थे, वो महाराष्ट्र में पेपर में निकलता था। तो वो हम घर वालों ने पढ़ा, मेरे दोस्तों ने पढ़ा, संयोगवश मेरा एक नेशनल प्रोग्राम भी वहां पे हुआ, वो सब ने देखा दोस्तों ने, और एकदम फिर चेंज, बदलाव आया। क्या बात, जो दोस्त खराब बोलते थे डांस, वही वो सब एकदम तारीफ करने लगे। मेरे रिश्तेदार घर वालों को बोलने लगे, अरे आपका लड़का ने तो बहुत आपका नाम किया है, नाम कर रहा है, ऐसे सब अपने आप चेंज हो गया। अच्छा, अभी जैसे कि
आप लोगों को तो जिंदगी में एक बहुत सा मतलब एक फ्रेज चला गया, तो मैं शिव जी से ये कहूँ मतलब जानना चाहेंगे कि उसके बाद आप जब नृत्य को मतलब अपना जीवन समझे, तो उसके बाद इसको लेके आपका जर्नी कैसा था? मतलब आपने परफॉर्मेंस या सिखाने में मतलब कैसे कैसे अपने नृत्य को लेके अपने आगे काम किए हैं, उसके बारे में थोड़ा। मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड की कुछ बात करना चाहता हूँ दिल्ली ओह, ठीक है, महाराज जी के साथ। बताइए बताइए। तो मेरे भैया पंडित विश्वनाथ मिश्र जी ने, जब मैं चाचा जी से सीख चुका, तो उन्होंने कहा कि अब इसका अच्छा दिमाग है, लय है, सब कुछ है, तो इसको महाराज जी के संरक्षण में देना जरूरी है। तो महाराज जी हम लोग के जीजा लगते हैं, हमारी बहन के हस्बैंड है, तो हमारे जीजा लगते हैं, गुरु भी हैं। और चूंकि हमारी छोटी भतीजी जो पंडित विश्वनाथ मिश्र की जो छोटी लड़की है, अर्चना मिश्रा, अर्चना महाराज, वो उनकी बहू है, तो उस रिश्ते से मतलब उस रिश्ते से कहीं ना कहीं से हम समझी भी लगते हैं उनके। तो मेरा ट्रिपल कनेक्शन है महाराज जी के साथ। तो जब मुझे भैया ने बुलाया दिल्ली, तो उस समय मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि महाराज जी बाहर गए हुए थे, और माता सुंदरी रोड पर सभी लोग एक ही साथ रहते थे। महाराज जी, मेरे चाचा जी मानिका प्रसाद मिश्र जो कि गुजर गए, और भैया, सब लोग एक साथ। तो उस समय महाराज जी बाहर गए हुए, तो उनका बड़े बड़े शहरों में 3-4 मतलब 15 दिन का टूर था उनका। तो वो मौका हमको मिल गया, गोल्डन चांस। तो भैया ने कहा कि तुम्हारा डांस तो पुराने स्टाइल का है, तो ये अगर महाराज जी देखेंगे तो तुमको डायरेक्ट अपने क्लास में नहीं लेंगे, कहेंगे कि तुम 2 साल उनसे सीखो, फिर 2 साल उनसे सीखो, ऐसे ऐसे सीख करके तब मेरे क्लास में आओ। तो हम बोले कि तब कैसे क्या होगा? तो बोले कि हम तुमको तैयार करेंगे 15 दिन के अंदर में। तो इसीलिए मैं भैया का बहुत, मैं इतना उनका, मेरे गुरु भी हैं और मेरे भाई भी हैं, उन्होंने मुझे जीने का राह दिखाया। तो फिर उन्होंने हमको 15 दिन में अपने तरीके से, वहां के स्टाइल के हिसाब से मुझे डांस सिखाया। 2-2, 3-3 घंटा प्रैक्टिस करवाते थे। उसके बाद महाराज जी जब आए, तो शाम को ऐसे ही बैठे हुए थे महाराज जी घर में अपने, तो भैया गए, बोले कि मेरा छोटा भाई आया है और ये चाचा जी का नाम बताए। तो महाराज जी उनको जोकू भैया कहते हैं, और महाराज जी को उन्होंने गोद में खिलाया है हमारे चाचा जी। तो बोले कि अच्छा, ये जोकू भैया का से सीखा है? तो बोले हाँ। तो आप जीजा एक बार थोड़ा सा देख लीजिए और थोड़ा सा इसका आशीर्वाद दे दीजिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है, दिखाओ। तो ऐसे ही भैया तबला ले लिए और ऐसे ही घर में रूम में दिखाए। तो चूंकि वो डांस, पुराना वाले डांस को सबको एकदम चेंज करके, मतलब बोल वही था, हाँ, लेकिन मूवमेंट अंग जो, अंग दिल्ली के हिसाब से हो गया, ग्रेसफुल थोड़ा सा बता दिए। तो महाराज जी जब देखे तो बोले कि, वो भैया को बोले कि ये सब तुम्हारा सब बदमाशी है। क्योंकि जोखू भैया का जो डांस है वो तो पुराने स्टाइल का है, वो तो हम जानते हैं। तो इसका इतना जल्दी इसको जो तुम सिखाए हो। तो भैया हंसने लगे, बोले कि जीजा हम क्या सिखलाएंगे, बस थोड़ा बहुत जो हमने देखा है उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा तैयार किए थे। तो देखे, तो हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये मतलब जन्मों का पुण्य उदय हुआ कि महाराज जी के क्लास में डायरेक्ट मेरा एडमिशन हुआ। महाराज जी ने कहा ठीक है, मैं इसको सिखाऊंगा। उसके बाद स्कॉलरशिप भी मिला मुझे 3 साल कथक केंद्र का। फिर 2 साल भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी हमको 2 साल स्कॉलरशिप मिला। और नृत्य के प्रति पूरा समर्पण था। और सुबह में चले जाते थे टिफिन लेकर के, चूंकि लक्ष्मी नगर में रहते थे, तो लक्ष्मी नगर में रहते थे और ये था कथक केंद्र दूर था, मंडी हाउस। तो वहां से अपना टिफिन उफिन लेकर के पराठा सब्जी वगैरह और चले जाते थे। और दिन भर सुबह के गए 10 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक घर आते थे। ऐसा नहीं था कि 1 घंटा और 1.5 घंटा अपना किया और क्लास किया और चले गए। दिन भर महाराज जी के साथ रहते थे। और ऐसा भी नहीं कि बराबर डांस ही होता था, कभी महाराज जी गा रहे हैं, उन सुन रहे, कभी कोई तबला भी ठेका भी लगा रहे हैं, कभी सारे लोग बैठ, कभी पुरानी बातें अपने घर की
जो बातें हैं सुनाने लगते थे, बड़े महाराज जी का सबका, तो उसको भी सुनने लगते थे। मतलब वो सब भी एक क्लास में ही मतलब काउंट होता कि महाराज जी का क्लास में पूरा आप लोग पूरा दिन रहते थे। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहेंगे, मतलब आप तीनों के साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट है जो कि बहुत मतलब आपको अच्छा लगता, मतलब कोई ऐसे मेमोरी कि एक ही साथ कोई प्रोग्राम पे, या कैसा था वो कथक केंद्र वाला जो जर्नी था ना, वो जो पीरियड था, ऐसे कुछ इंसिडेंट क्या अभी याद हो रहा है? नहीं, तीनों में से? मुझे तो मतलब वैसे तो काफी इंसिडेंट्स है कि जहाँ पे हम लोगों ने साथ साथ में हम लोग थे। विपुल था, मैंने और विपुल ने, मुझे याद है कि हमने पूरे सारे महाराज जी के सभी बैलेज में हम लोगों ने काम किया हुआ है। उस समय कथा रघुनाथ की बैले हुआ था, कथा रघुनाथ की, होरी धूम मचोरी, रूपमती बाज बहादुर, हब्बा खातून, कृष्णायन आदि सभी, और लय परिक्रमा, ऐसे बहुत सारे बैले में मैंने, विपुल ने, हम लोगों ने, कभी मुझे लगता है शिवजी भैया भी होंगे, तो हाँ बैलेज में सबने मिलके काम किया है और बहुत मजा आया है। और शिवजी भैया ने तो बताया कि कथक केंद्र में पूरा दिन नृत्य में जाता था। सेम हम तीनों का ही ऐसे होता था, जो सुबह से हमारा नृत्य में था। हम लोग क्लास में जाते थे 10 बजे, 12 बजे तबले वाले रहते थे, उनके साथ प्रैक्टिस करो, खुद की प्रैक्टिस करो, उसके बाद महाराज जी आते थे। और जब महाराज जी सिखाने लगते तो उनका मूड जब होता था तो 2-2 बज जाते थे। उसके बाद थोड़े सा आधा घंटा हम लोगों को खाने के लिए टाइम होता था। उसके बाद तुरंत आते थे हम, तो बैले की रिहर्सल चलती थी, वो बैले की रिहर्सल शाम तक 8 बजे तक। उसके बाद फिर महाराज जी के और क्लासेस होते थे, वो भी हम लोग अटेंड करते थे, और ऐसा पूरा दिन हमारा नृत्य में जाता था, मतलब लगातार। अभी क्या याद कुछ है कि वहाँ उस टाइम सीखे हुए कुछ भी, मतलब चाहे वो तिहाई हो या टुकड़े हो, ऐसे कुछ? मतलब मुझे पता है कि बाद में सब टाइम के साथ अपना भी वो जो बनता है उससे मतलब कोई हमेशा याद नहीं रहते हैं। अगर कुछ वो उस टाइम सीखे हुए कुछ भी, मतलब चाहे वो बहुत सिंपल हो या कुछ भी, अगर सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे याद आ रहा है हाँ। कि क्लास में जो है आगे खड़ा होने के लिए मतलब ये रहता था कि हम आगे खड़े रहें, हम महाराज जी के सामने रहें। तो चूंकि हम लोग सीनियर थे, तो हम और शाश्वती जी, कृष्ण मोहन और एक राम लखन करके था, लखन, वो हम लोग आगे रहते थे। तो उस समय ये था कि महाराज जी जो भी तिहाई या टुकड़ा बनाते थे, तो तिहाई का सबसे पहले करके कौन दिखलाएगा। तो ये मतलब होड़ एक तरह से, मतलब कंपटीशन आपस में ये था कि पहले हम करके दिखलाएं, वो सोचते थे कि पहले हम करके दिखलाएं। तो उसमें यह है कि महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोगों का कोई क्रेडिट नहीं है, और उनके आशीर्वाद से, भगवान के, ईश्वर की कृपा से इतना तो जरूर था कि ज्यादा से ज्यादा एक बार मिस हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन तीसरे बार में तो 100% करके हम लोग दिखा। तो महाराज जी बहुत खुश होते थे। और एक छोटा सा किस्सा है कि हम लोग पहले जाते थे तो 10 बजे से हम लोग करीब 11-12 बजे तक अपना तत्कार कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एकदम पसीना पसीना हम लोग हो गए हैं। और महाराज जी 12 बजे के बाद आते थे, 12 बजे के करीब। तो एक बार क्या हुआ कि हम सभी लोग, जितने भी सीनियर्स लोग हैं, हम, शाश्वती जी, कृष्ण मोहन, सब लोग तत्कार कर रहे थे, और भैया हमारे तबले पर थे। तो ये हुआ कि कौन कितना ऊपर तक जा सकता है तत्कार में। तो प्रैक्टिस शुरू हुआ, तो सब कोई अपना अपना जितना हो सका अपना गया स्पीड। उसके बाद भैया ने कहा कि हमने कहा कि भाई सब लोग कर लो, उसके बाद हम करेंगे। फिर बाद में भैया ने कहा कि अब सब तो कर लिया, अब तुम भी दिखलाओ। तो उसके बाद बस ये गुरु का कृपा है, बड़ी बोल रही, हम बोल रहे हैं। तो हमने कहा भैया से कि जहां पर लय है उससे थोड़ा सा एक सूत लय और ऊपर कर दीजिए। तो फिर उसके बाद जो उस समय प्रैक्टिस था, रियाज था, उस समय जो मेरा सोनू में तत्कार गया, तो उस समय एट ए टाइम महाराज जी आ गए।
तुरंत। और महाराज जी जब गाड़ी से उतर के आ रहे थे तो उस समय तत्कार हो रहा था हम लोगों का, ये मतलब चल रहा था। उसके बाद आए तो जैसे ही महाराज जी आए तो हम लोग सब एकदम शांत हो गए। तो महाराज जी बोले कि अभी क्या कर रहे थे तुम लोग? हम लोग पसीने पसीना से एकदम पसीने से भीगे हुए थे। तो बोले कि नहीं जीजा, हम बोले कि जीजा ऐसे हम लोग तत्कार कर रहे थे, तत्कार का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बोले कि अच्छा, वाह बहुत अच्छा, तुम लोग तत्कार का प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत अच्छा है, तुम लोग रियाज कर रहे हो। तो बोले कि अच्छा ठीक है दिखलाओ। तो महाराज जी बैठ गए। उसके बाद सब लोग अपना दिखलाने लगा। जब हम लोग करके थक गए, अपना अपना जो जिसका जो जो जितना औकात था, हम लोग जब जा करके थक गए, उसके बाद महाराज जी ने कहा कि ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो तत्कार का क्या यही स्पीड है, इससे आगे नहीं जा सकता है? हम लोगों ने कहा कि जीजा इसके आगे तो हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग का जितना है बस इतना ही है, इससे आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे। उसके बाद महाराज जी ऐसे पैजामा थोड़ा ऊपर करके और उसके बाद खाली पैर, जो मतलब जहां हम लोग किए थे उससे कम से कम और थोड़ा ऊपर ले करके जो तत्कार महाराज जी किए, तो हम क्या बताएं, महाराज जी का पैर ऐसा लग रहा था कि महाराज जी का पैर उड़ रहा है। इतना स्पीड कि वहां तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये वो किस्सा हमको आज तक याद है। तब हम लोग पैर पर गिर पड़े। हम लोग बोले कि बेटा दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो बड़ा आनंद आया उस समय। तो महाराज जी के साथ ये सब, तो वही हम कह रहे हैं कि भगवान के भक्त जो होते हैं, तो वो अगर उनके मन में किसी तरह का अगर अभिमान का अंकुर जन्म लेने लगता है तो भगवान समझ जाते हैं। तो इसी तरह महाराज जी को लगा कि हमारे शिष्य लोगों में शायद ये हो रहा है कि मतलब होड़ लगा हुआ है, तो वो सोचते होंगे कि इससे ऊपर कुछ है नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि देखो अभी तुम लोग अभी कुछ नहीं हो, देखो यहाँ देखो। तो महाराज जी ने जो किया उस हिसाब से हम लोगों को लगा कि हम लोग कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। तो फिर महाराज जी हंसने लगे, बोले कि नहीं नहीं जैसे हम, तो खैर तो बहुत वो किस्सा हमें आज तक हमें याद है कि बड़ा मजा आया था। कितना सुंदर, कितना सुंदर। और आप लोगों में से ऐसे कोई याद है या तो ऐसे कुछ तिहाई जो मतलब कैसे महाराज जी ने एक्सप्लेन किए, या तो मतलब कुछ भी, मतलब मैं उस समय का जो माहौल होता था ट्रेनिंग का कथक केंद्र में, वो थोड़ा जानने के लिए मैं ये मतलब पूछ रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी सुनते हैं कि आज भी है, बिल्कुल है, पर उस समय क्या था, तो उसका अगर थोड़ा बहुत मतलब कोई ऐसे कुछ। महाराज जी तो सबसे पहले कि इतने बड़े महान गुरु के पास हमें सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और महाराज चीजों का बंदिशों को तो भंडार है महाराज जी के पास। तो महाराज जी हमारे क्लास में, हर एक क्लास में अलग अलग नई चीजें उस समय बताते थे। जैसे हम लोगों के लिए भी स्पेशल उन्होंने जैसे यमन का तराना, मेरे साथ मैं, रेनू और अशोक थे, यमन का तराना सिखाया। हमने भी सीखा। तुम्हें भी याद होगा विपुल, हाँ, पढ़ने सिखाई है बहुत अलग अलग तरह से। 1.5 मात्रा, 2.5 मात्रा, 3.5 मात्रा, ऐसी अलग अलग सारी तिहाइयां उन्होंने बताई है, बहुत सारी चीजें बताई। मुझे किस्सा बहुत अच्छा याद आ रहा है। एक चक्कर का किस्सा है। एक्चुअली महाराज जी को, तो महाराज जी कहते हैं कि नाट्य नृत्य दोनों सभी का मिलाप कथक में होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, भाव पक्ष भी लय पक्ष भी, हर चीज बराबर से आनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, जब आए महाराज जी ने हमको कोई चीज नहीं सिखाई थी, हम उसकी प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने क्या मैं, किरण और रेनू, हम लोग आके बस चक्कर की प्रैक्टिस करने लगे उस समय। दे चक्कर, 50 चक्कर, 60 चक्कर, 80 चक्कर, 100 चक्कर, ऐसी जोर जोर से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग सब लोग। और इतने हम लोग उसमें खो गए थे, तो पता भी नहीं चला कि महाराज जी कब आए और खड़े हैं दरवाजे पे। तो मेरा ध्यान गया और मैंने सबको बोला, अरे महाराज जी कुछ नहीं। महाराज जी हंसते हुए आए, क्योंकि पहले कहने की बात की, महाराज जी को कभी गुस्सा होते हमने देखा नहीं है, ये चीज मैं ये बता रहा हूँ। इसमें उन्होंने गुस्सा भी इतना सुंदर तरीके से जाहिर किया था कि नृत्य के द्वारा।
तो देखिए महाराज जी दरवाजे पे खड़े हुए हैं, हम लोग बोले आइए, मतलब हम लोग गए, महाराज जी अंदर आए, हमने पैर छुए, महाराज जी सामने बैठे, कुछ नहीं, हमेशा जैसे मुस्कुराते हुए, और बोले चलो, हमारी क्लास शुरू हो गई। क्लास शुरू हो गई, उसके बाद महाराज जी ने गद्दीन के टुकड़े परन हमें सिखाने शुरू कर दिए। पहला गद्दीन सिखाया, उसमें 18 चक्कर, उसके दूसरा परन सिखाया, उसमें 35 चक्कर आ गए। फिर ऐसे सिखाते गए और चक्कर बढ़ते गए हमारे, और हम लोग दे मार चक्कर मार रहे, हम लोग सब लोग थक गए, मतलब इतने परेशान हो गए चक्कर करके। बाद में हमें अपना ही ऐसा ये हो गया कि अरे ये तो हम लोगों के लिए नृत्य की सजा है, चक्कर की सजा है, ये मिल गई है। फिर हम लोगों ने माफी किया, महाराज जी हमें माफ कर दीजिए, हम अभी जो आपने सिखाया ना वही हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे, तो बाकी चीजों की हम पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब टाइम होगा तो महाराज जी फिर हंसने लगे। और ऐसे ये किस्सा मुझे अभी भी याद है। और एक है कि जो महाराज जी ने हमें कुछ कुछ चीजें जो स्पेशल हमारे क्लास के लिए थी, जो हमारे क्लासेस के लिए ही बनाई थी। एक छोटा सा परमेलू है, थूंग तक थूंगा जिजी किट दिलांग तक तो थूंग तक थूंगा जिजी किट दिलांग तक तो थो दिवंग जिजी किट थो दिवंग दिलांग तक न तत्तई दिलांग तक न तत्त दिलांग तक न तत्तई। स्पेशली हम लोगों के लिए बनाए थे ऐसे। एक तिपल्ली भी बहुत सुंदर बनाई थी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो मतलब तो है ही महाराज जी तो। मेरा संदीप जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि आज के जो स्टूडेंट हैं जो नृत्य को सीखना चाहते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम कितना जल्दी सीख करके हम स्टेज पर उतर जाएं। ऐसा हम लोगों के समय में नहीं था। हम लोग जब जाते थे तो कम से कम घंटा 2 घंटा तो केवल प्रैक्टिस, तत्कार और मूवमेंट्स का प्रैक्टिस होता था। जब महाराज जी आते थे उस समय उनको दिखला देते थे, जब वो कहते थे कि हाँ ठीक है, तो तब आगे हम लोग बढ़ते थे। और अगर मान लीजिए कि जैसे 1/3 वो सिखलाए और हम लोगों ने 1 से 2 बार में या 3 बार में करके दिखला दिया, उसके बाद तो मतलब एक के बाद एक, मतलब वो तो मशीन की तरह मतलब टुकड़ा तिहाई बनने लगता था महाराज जी का। और कह देते थे कि कल मैं सुनूंगा और सबको एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग घर पर आते थे, नींद नहीं आता था, हम लोगों को खाना भी नहीं खाते थे। पहले उस तिहाई का, उस बोल का प्रैक्टिस करते थे घंटों घंटों, क्योंकि ये मन में डर था कि गुरुजी को कल दिखलाना है, अगर नहीं दिखलाएंगे तो बिगड़ान पड़ जाएगा। तो प्रैक्टिस करके दूसरे दिन एकदम उसको चमका करके दिखलाते थे, तब महाराज जी फिर दूसरा दे देते थे। तो ये एक लगन था, मन में उत्साह था सीखने का। आज के लोग तो जब आप इसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो जाएंगे और इसको पूजा के तरह, इसका आराधना समझ करके, इसको ईश्वर की आराधना समझ के जब इसको करेंगे, अपने डेली रूटीन में आप अभ्यास को भी आप जोड़ेंगे, तब जाकर के आप कुछ जब तक आप अपने नृत्य में तल्लीन नहीं हो जाएंगे, खो नहीं जाएंगे, तब तक आप मंच पर दर्शकों के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। बिल्कुल। दर्शकों पर प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप अपने नृत्य में खुद खो जाएंगे। वही मैं भी ये तो, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी होता। तो विपुल दा, इस बीच में ना हम लोग बोल रहे थे कि महाराज जी का ट्रेनिंग कैसा होता था उस जमाने में, और जैसे कि शिव जी ने बोले कि ऐसे ही, मतलब जब तक आप किसी का मतलब रियाज में लीन हो नहीं जाएंगे तो दर्शकों को अच्छा नहीं लगता है, एकदम डांस के अंदर आपको जाना पड़ता है। हाँ, तो उसी के बारे में सब चर्चा हो रहा था। तो इस विषय में अच्छा, विपुल दा का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो याद आ रहा है कि उस जमाने की? मेरा सत्य संदीप बहुत सारी मेमोरीज है महाराज जी के साथ, लेकिन एक बताता हूँ, एक या दो। एक्चुअली मैं महाराज जी को 74 से ही मैं जानता हूँ, 74-5 के आसपास। ये हुआ सचिव जी को ही मालूम होगा। उन दिनों में संदीप महाराज जी एक मूवमेंट्स क्लास लिया करते थे। फिर उसमें क्या होता था, कथक के जितने क्लास होते थे ना, मेरे गुरु जी कुंदन जी का, फिर रेवा दीदी का, ये 2 ही क्लास होते थे, और महाराज जी का फिर तो जो जिन लोगों का इच्छा होता है वो मूवमेंट्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं वो मूवमेंट्स क्लास
मतलब काफी किया। तो ऐसे करते करते महाराज जी का मैं करीब आ गया 73, 74। फिर उस समय कथक केंद्र में बैले शुरू हुआ, बैले फेस्टिवल, शायद शिव जी भी थे, शायद मुझे याद नहीं। तो मैंने पहली बार एंट्री किया था रोल में कुमार शंकर, जो अगरबत्ती का म्यूजिक थे, महाराज जी का कोरियोग्राफी। तो उसमें मुझे लॉर्ड इंद्र का रोल किया था और ओम प्रकाश मिश्र जो बच्चा बाबू गुरु बृहस्पति का रोल किया था। वो एक मेरे जिंदगी का बहुत मेमोरेबल डे है, क्योंकि मैं पहली बार मतलब पहले में मैंने स्टार्ट किया, मतलब मुझे लिया गया। तो बहुत दुबला पतला था, बहुत किया। फिर उससे पहले एक अभी याद आ गया जब मैं गुरुजी का क्लास में थे, तब जब वुमेन्स क्लास में आया करते थे, तब उस समय रूपमती बास बहादुर का प्रोडक्शन शुरू हुआ पहली बार। तो मेरे अब शायद मैं उस समय 20-21 साल का था, तो महाराज जी ने मुझे एक बुरा पंडित का रोल बना दिया। तो वो एक मेमोरी रहा। फिर उसके बाद 1980 to 83 में मैं पहली बार जब विदेश गया महाराज जी के साथ, तो रानी रूपमती बास बहादुर को बहुत एडिटिंग करके ले गया था। तो वो मेरे लिए इसलिए बहुत मेमोरेबल है। उसमें महाराज जी ने बास बहादुर का रोल किया था और मैंने किया था डांसिंग का रोल। तो बहुत यंग में तो बहुत घबरा भी गया था, लेकिन महाराज जी ने इतनी अच्छी तरह समझाया कि कैसे वो कैरेक्टर को करना है, कैसे चाल लेना है, कैसे मतलब पैरों में गंभीर बना, ये सब काफी सारी चीज। फिर एक बार और इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में एक रामायण छोटा सा लेके गया था, तो महाराज जी ने वहाँ रावण का रोल प्ले किया, मैंने जटायु का किया, लक्ष्मण का भी किया था। तो ऐसे कुछ एडिट करके, तो ये बहुत ही मेमोरी रहा, क्योंकि महाराज जी को तो हम एज ए गुरु क्लास में तो ग्रापर है, लरी टटकर गाय बंदना निकास को सिखाते हुए तो देखा है, लेकिन ये जो अलग उनका एक गुण है, ये जो अलग उनका क्रिएशन है कैरेक्टर के ऊपर, बेले कॉम्पोजिशन के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, तो ये तो मतलब उसका तो कोई प्रशंसा है ही वो नहीं। हमारी नहीं तो हमारे तो हम किसी का प्रशंसा बस तो है ही नहीं, लेकिन मैं बहुत धन्य मानता हूँ संदीप, क्योंकि ऐसे महान विभूति जिनके पास में अभी तक तो महाराज जी बहुत चाहते हैं भी, तो दिल्ली जाओ तो कभी रुकने नहीं देते बाहर, से सीधा घर ही आना, घर ही रुकना। तो पता वो नहीं, तो शायद पता मेरे है, माँ बाप को भी मैं वो तो बहुत आभार करता हूँ। वो तो पता तो है। वही है बस, थोड़ा बहुत। और क्लास में उन दिनों में संदीप क्या होता था ना, तो बेले का सिलसिला शुरू हो गया हमारा टाइम, तो क्लास बहुत कम होता था, जाता था रिहर्सल, आज यहाँ सो, कल यहाँ सो। लेकिन उस बीच में भी हम लोगों ने जो भी सीखा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सॉलिड सीखा। और जो महाराज जी का समझाने का तरीका, वो भी तुम्हें भी मालूम है, पद्धति में तो बहुत ही, तो इतना अच्छा है, इतना सुंदर से समझाते थे कि क्यों नहीं आएगा, आएगा ही जब, इसको ऐसे करो, उदाहरण देते थे। तो ऐसे ऐसे करके मतलब नहीं इतनी अच्छे तालीम देते थे। तो अभी बिल्कुल। मतलब और उसके बारे में और मैं नहीं बोल सकता हूँ। नहीं महाराज जी के बारे में। अच्छा, बाय द वे, मतलब जैसे ये तो आप लोगों का जो शिक्षा था वो कैसा था, और फिर बाद में आके आप लोग अपने अपनी जगह पे जाके काम शुरू किए, तो वो कैसे शुरू हुआ, और फिर आप लोग जब मतलब काम करना शुरू किए, तो अब आप लोग जब आप खुद जब शुरू किए थे और आप लोग जब खुद का काम शुरू किए, तो इस दोनों टाइम का जो अंतर है, तो वो आप लोग कैसे महसूस किए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग जब शुरू किए थे तब हो सकता था कि आपको मतलब फैमिली से किसी का सपोर्ट मिला, किसी का नहीं मिला, जो भी है, पर आप जब बाद में कथक केंद्र से घूम के अपनी जगह आ गए और फिर काम शुरू किए, तो मतलब वहाँ के जो मतलब समाज से आपको एक्सेप्टेंस कैसे मिला है, एज अ लाइक अ डांसर और एज अ गुरु और एज अ टीचर, व्हाटएवर? तो उसके बारे में अगर थोड़ा चर्चा करेंगे, और फिर अभी जो चल रहा है कि जो आने वाले पीढ़ी या आप लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से भी, जैसे कि मेरा ये टॉपिक तो मेल डांसर के ऊपर है, डेफिनेटली आई एम कमिंग विद द फीमेल डांसर्स एज वेल, बट एट प्रेजेंट एज वी आर डिस्कसिंग ऑन द मेल लाइक डांसर्स, तो मतलब अभी के जो टाइम है
और आप लोग जब सिखाना शुरू किए और या तो काम करना शुरू किए, तब मेल डांसरों का कितना मतलब कितने लोग आए और वो कैसे इसको आगे लेके चल रहा है या चला है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे ये कहना है कि जब आदमी ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, जब हम सीख रहे थे कथक केंद्र में, तो उस समय तो हम अपने भैया के पास थे और भैया के पास थे तो कोई चिंता नहीं था, केवल डांस सीखना था, खाना था, घूमना था, सोना था, और तो कोई काम नहीं था। लेकिन परिवार, जब तक कलाकार परिवार से में रहेगा तब तक उसको कुछ स्ट्रगल का कोई ये नहीं है। जब वो परिवार से अलग होकर के अपना कुछ, अपना जब सेल्फ डिपेंड बनेगा, हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, तब उसका लाइफ जो है स्ट्रगल लाइफ शुरू होता है। जब 76 में वहां से सब खत्म करके हम पटना आए, पटना में मेरा 300 रुपया महीना में एक आर्ट एंड आर्टिस्ट संस्था था, बंगाली थे अनिल डे, उनका एक संस्था था आर्ट एंड आर्टिस्ट संस्था, उसमें हमें उन्होंने बुलाया। वो वहां पर लेटर भेजे कि अगर कोई, मुन्ना शुक्ला जी मेरे मामा लगते हैं, मेरे चाचा के भाई हैं, वो भी मेरे एक तरह से गुरु हैं, क्योंकि हमने उनका भी बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया है, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने भी मुझे बताया है। तो उनके पास लेटर गया यहाँ से कि आपके पास अगर, उनके पिताजी यहाँ रहते थे पटना में मछुआ टोली में, तो उनके पास लेटर गया कि कोई अगर शिक्षक हो मेरे स्कूल के लिए जो इधर का रहने वाला हो, इस तरफ का, बिहार का, तो उसको इधर भेज दीजिए। तो उन्होंने हमारे भैया से पूछा कि शिव जी वहाँ जाएगा, पटना में एक स्कूल में जाना है। तो हमसे पूछे भैया, तो बोले कि देखो ऐसा है, वहाँ से तुम्हारा आजमगढ़ घर भी नजदीक है, बनारस भी नजदीक है, और भैया के पास भी रहोगे, पटना भी नजदीक है, मतलब बनारस से पटना 3 घंटे का रास्ता है। तो हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद हम वहां से आ गए 76 में पटना में जब हम आए, हमको पता भी नहीं था कि पटना भी कोई शहर है। यहाँ जब आए तो एकदम अनजान, कोई किसी से कोई परिचय नहीं था। फिर धीरे धीरे परिचय शुरू हुआ और धीरे धीरे अपना काम शुरू किए, स्कूल से लोग जानना शुरू किए। उसी समय एक प्रोग्राम हुआ राजेंद्र नगर स्टेडियम में, तो वहाँ लतीफ अहमद खान जो तबला वादक थे, हाँ पता है, हाँ वही गुजर गए। तो उस समय के बहुत सुप्रसिद्ध तबला वादक थे वो। तो उनका प्रोग्राम था, किसी के साथ आए थे वो। तो हमारे जो 1-2 मित्र यहाँ पर जिनसे मेरा जान पहचान हुआ था, तो इन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि उनके साथ आपका भी कुछ कार्यक्रम हो। हमने कहा ठीक है, आप बात कर लीजिए। तो वो बात किए, तो वो तैयार हो गए बजाने के लिए मेरे साथ। उसके बाद वो कार्यक्रम हुआ। तो मैं क्या बताऊं, गुरु जी की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ कि उस समय से मेरा काम शुरू हुआ, लोग जानना शुरू किए। और उसके बाद तो बहुत सारे प्रोग्राम हुए मेरे। और उसके बाद काफी दिन के बाद मैं भारतीय नृत्य कला मंदिर में, लगभग बीच में फिर स्कूल बंद हो गया, मैं बनारस आ गया। फिर मैं 2 साल के लिए दिल्ली भी गया था, बैले में मुझे काम मिला था। प्रदीप शंकर जी जो थे, जानते होंगे, प्रदीप शंकर जी उस समय बाहर गए हुए थे, तो उनके जगह पर हमको मतलब रखा गया था 2 साल के लिए। तो उसमें भी हम गए थे, तो बैले में भी हमने काम किया जो महाराज जी ने हमको दिया। उसके बाद फिर हम पटना आए। तो पटना आए तो उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया। उसके बाद हम फिर बनारस चले गए। फिर यहाँ भारतीय नृत्य कला मंदिर में वांट निकला, तो हम एप्लीकेशन दे के गए थे। तो उसके बाद मेरे पास खबर गया, तो मैं आया, इंटरव्यू हुआ। उसमें अर्जुन मिश्रा भी आए थे और एक जयपुर का भी कोई लड़का आया था और मैं भी था, मतलब मात्र हम लोग 3 ही थे। तो उसमें हुआ तो हरि उपल जी जो थे, वो फाउंडर डायरेक्टर थे भारतीय नृत्य कला मंदिर के, जन्मदाता। तो उन्होंने देखा, तो उनको जो लखनऊ घराना था वो ज्यादा पसंद आया इंटरव्यू में। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं आपको रखता हूँ, तो आप क्या लेंगे। तो उस समय बहुत सस्ती था,
86 में बहुत सस्ता था। तब तो 300 रुपया में हम अपने पिताजी के साथ रह करके गुजारा करके 50 रुपया पर मंथ उसमें से बचा भी लेते थे। बैंक में अकाउंट खोल के 50 रुपया उसमें भी जमा करते थे और ठाट से हम लोग खा पी करके आराम से रहते थे। बहुत सस्ती था उस समय। फिर दोबारा जब आए उसी संस्था में, दोबारा हम जब आए तो 500 रुपया में आए। तो 500 रुपया उस समय 150 रुपया में ट्यूशन करते थे, सप्ताह में 1 दिन, महीना में 4 दिन, 150 रुपया में। अभी तो लोग 3000, 4000, 5000 तक मांगते हैं, 1000 रुपया पर क्लास अभी चल रहा है। तो उस समय 150 रुपया में 4 दिन का हम जाते थे, क्योंकि उस समय सस्ती था। तो उस समय और पिताजी के साथ। उसके बाद 86 में भारतीय कला मंदिर में वारंटी का इंटरव्यू हुआ, तो हमसे पूछे कि कितना आपको चाहिए। हमने कहा कि कम से कम 2000 रुपया महीना और घर, मकान। तो बोले कि ठीक है, मकान तो मिल जाएगा, कैंपस में ही बना हुआ था, 2-3 तल्ला का फ्लैट। तो उसी में बोले कि आपको एक रूम मिल जाएगा और 2000 तो बहुत ज्यादा है। सो उस समय 1200 कुछ रुपया मतलब बेसिक पे था। तो बोले कि नहीं, उतना तो नहीं हो पाएगा, और बहुत सारा हम उसमें डीए वगैरह जोड़ जाड़ करके हम आपको 1800 रुपया दे सकते हैं। हमने कहा कि बनारस में आए थे जब सब छोड़ के, तो 600 रुपया में लिटिल फ्लावर एक स्कूल था, उसमें काम करते थे। पढ़ाई का स्कूल था, उसमें जाना आना, 2-2 बार जाना आना, फिर छोटे छोटे बच्चों को सिखलाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, स्ट्रगल था। तो फिर हमने कहा नहीं, 600 से 1800 तो 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, तो बहुत अच्छा है, और रहने का भी मकान है। तो हमने कहा नहीं ठीक है। तो हमने, अर्जुन जी मांगे 2500, बोले कि नहीं हो पाएगा। तो 2500-3000 कहाँ से उस समय मिलेगा। तो बोले कि, हमने कहा ठीक है, आप हमको 1800 ही दीजिए, लेकिन मकान हमको जरूरी है, क्योंकि हमारा यहाँ तो कोई जान पहचान है नहीं। और उस समय हमारी शादी भी हो चुकी थी, मेरी शादी भी हो चुकी थी, 81 में हमारी शादी हो चुकी थी। तो 86 में हम कला मंदिर ज्वाइन किए। तो 1 महीना हम ऐसे ही अपना करते रहे, हमको रूम नहीं मिला, उसमें कोई था। बोले 1 महीना के बाद, तो वाइफ बनारस में थी, हम वहाँ अकेले थे, तो खैर रह करके अपना किए। फिर का मतलब प्रोविडेंट फंड वगैरह काट करके हमको 1400 रुपया मिलता था। 1400 रुपया मिलता था, उसमें आराम से खा पी करके कुछ बचा भी लेते थे। और उसके बाद 1 महीना के बाद हम वाइफ को लेकर के पटना आए, फिर हमको रूम मिला, फिर हम रहने लगे। उसके बाद बहुत सारे मेरे प्रोग्राम भी हुए, राजगीर महोत्सव, वैशाली महोत्सव, फिर क्या नाम है ये फिर दिल्ली में भी कथक केंद्र का एक शरद चंद्रिका करके प्रोग्राम हुआ था 85 में उसमें मेरा प्रोग्राम हुआ, हमको कथक केंद्र के द्वारा इनवाइट किया गया। फिर बड़ोदरा में प्रोग्राम हुआ एक कथक केंद्र का, कथक महोत्सव करके, उर्मिला नागर वगैरह सब लोग गई थी उसमें मेरा कार्यक्रम हुआ। वहां से एक हाथ से बना, मेरा फोटो बना के हाथ से कथक केंद्र हमको एक इतना बड़ा फोटो हमको प्रेजेंट किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा महाराज जी के आशीर्वाद से। और उसके बाद संकट मोचन में भी प्रोग्राम हुआ, और लखनऊ में गए कथक संध्या में, वहाँ प्रोग्राम किए, फिर कथक महोत्सव में किए, बहुत सारे प्रोग्राम हाँ किए। और भगवान की कृपा से सफल रहा आज तक का जो जर्नी है यही है, और क्या बात। नहीं क्या बात। अच्छा, तो मतलब आप पटना में जब आए तो आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ गए, और फिर उनके साथ साथ अपना जो काम है वो भी मतलब चलता रहा, और बस ऐसे ही आपका पूरा चला। तो मेन बात क्या है कि हम जो एक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे थे भारतीय कला मंदिर में, तो वहाँ के डायरेक्टर का ये कहना था कि आप किसी अदर संस्था में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। ट्यूशन वगैरह करते थे मतलब, लेकिन किसी संस्था में अपना स्कूल नहीं खोलते। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक संस्था से साथ आप जोड़ गए, मतलब वो भी एक तरह से मतलब एक, और अपना तो चलता ही रहा। अच्छा, नंद किशोर जी का क्या खुद का इंस्टीट्यूशन था, या आप भी ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन में काम किए, कि आपका कैसा था? नहीं, मेरा खुद की संस्था थी, खुद का इंस्टीट्यूशन था। एक्चुअली मैं जब महाराज जी से दिल्ली में सीखा हूँ, तो जब जाने का समय आया, मतलब महाराष्ट्र जाने का समय,
तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि महाराज जी को छोड़ के जाना है, तो ये सोच ही नहीं सकता था मैं। लेकिन महाराज जी ने बहुत समझाया कि नहीं, तुम महाराष्ट्र में जाओ और अपने कथक नृत्य का प्रचार प्रसार करो ऐसे। और वो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, और मतलब आज ही मुझे वो शब्द याद है, और सभी स्टूडेंट को, कि जब तक तुम्हारे पैर में घुंघरू है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये महाराज जी के शब्द बहुत ही अनमोल है, और महाराज जी तो हमारे लिए भगवान है। और ये मुझे बहुत बार एक्सपीरियंस आया है, हर बार। मतलब आज भी मैं, अभी 43 ईयर ज्यादा हो गए हैं महाराज जी के साथ, आज भी जुड़ा हूं मैं। तो महाराज जी से फिर आशीर्वाद लेके मैं पूना चला आया। पूना में अपनी खुद की संस्था मैंने शुरू की, और मुझे मतलब सब अच्छा एक्सपीरियंस आया शुरू में। हाँ, खाली यही दिक्कतें होती थी कि वहाँ बहुत धुरंधर, पूना में काफी लोग बड़े बड़े वहां तब क्लास चलाते थे, सबके एस्टेब्लिश थे, और उसके बाद मुझे वहां पे एस्टेब्लिश होना है। तो मुझे लगा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, जब मैंने क्लास खोली तो मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी आने लगे। और मतलब वहां तो उस समय मतलब गुरु रोहिणी भाटे जी का क्लास था, गुरु प्रभा मराठी जी का क्लास था, और भी ऐसे बहुत सारे क्लासेस थे वहां पे। और उसमें एक मेरा क्लास था छोटा। तो बस मतलब वहां पे मतलब शुरू हो गए, और इतने सारे विद्यार्थी वगैरह, और मेरी क्लास एकदम अच्छी होने लगे। उसके बाद हमारे कार्यक्रम होने लगे, हर एनुअल फंक्शन हर साल हम लोग करते ही थे। फिर हम लोग प्रोडक्शन करने लगे, क्योंकि महाराज जी के यहाँ तो मुझे शिक्षा मिली थी, बैले में मैंने बहुत काम किया था, महाराज जी ने अवसर दिया था, तो वो मैंने करना शुरू कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, वो सब महाराज जी ने करवाया है, महाराज जी करवाते थे सब हमसे। वो हमने एक काफी अच्छे बैलेज में उस समय भी बनाए थे। 2 बैले मुझे बहुत अच्छे याद है। एक हमारे यहाँ बाल गंधर्व नाट्य संगीत होता है, उसके ऊपर मैंने अष्टनायिका बिठाया था, अष्टनायिका के ऊपर वो बैले किया था। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, उनके ऊपर मैंने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये 70 लोगों को लेके मैंने वो बैले बहुत अच्छा किया। और उसका मतलब बहुत ही इंडिया में फर्स्ट टाइम मैंने किया ऐसे, वो बैले को नाम मिला है मुझे, उसके लिए पुरस्कार भी मिला है। वो काफी बैले सब जगह मतलब पूरा महाराष्ट्र में हो गए, उसके मतलब शोज हो गए, अब दूरदर्शन पे हुए, नेशनल पे हुए, टीवी पे, सब जगह हुए। उसके बाद मैं 91 से वहां पे मतलब महाराज जी के वर्कशॉप मैंने अरेंज करना शुरू कर दिया। तो मेरे गुरुजी मतलब महाराज जी वहां पे आते थे और हर साल लगातार वर्कशॉप लेते थे। उसके बाद हमें मुझे और आधा एकड़ जगह मिल गई, वहां पे मैंने बहुत बड़ी अपनी इंस्टीट्यूट खोली हुई है, जहाँ हॉस्टल भी है, रहने का इंतजाम है, ऑडिटोरियम है छोटा सा, बड़े हॉल्स है। और खुशी की बात है कि इसका इनॉग्रेशन मेरे गुरुजी महाराज जी ने ही किया है। और महाराज जी के लिए जो जो अच्छा वहां लगता है, कि जैसे महाराज जी को नेचुरलिटी से, नेचर से बहुत प्यार है, तो इसीलिए मैंने वहां पे बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और उसके अलावा मैंने बहुत पशु पक्षी भी वहां पे मतलब पाले हैं। उसके बाद फिर वहां महाराज जी तो वहां पे ही रहते हैं मेरे यहाँ पे, और वहां पे भी अभी बहुत अच्छी वर्कशॉप होती है। हाल ही में 1 साल पहले पिछले महीने भी महाराज जी वहां पे आए थे, और महाराज जी ने 4 दिन की वर्कशॉप वहां पे ली थी। ये मेरा सौभाग्य था। बस, तो इसी तरह से आपका वहाँ इंस्टीट्यूशन पूरा चल रहा है पुणे पे। अच्छा विपुल दा, आपका मतलब गुवाहाटी में, मतलब कथक केंद्र से आके गुवाहाटी में आपने कैसे कथक को आगे लेके गए, उसके बारे में मैं बहुत बहुत मतलब शॉर्ट करके बताऊंगा। ओके, मैं 1987 से आ गया। जैसे महाराज जी ने नंदू को कहा है ना, जो वहां जाके सीखा, तो मुझे भी कहा। तो उन दिनों में मैं बैले का जो प्रोडक्शन यूनिट था संदीप, वहां काम कर रहा था मैं। तो चलो गुरु का आदेश है, फिर यहाँ आया गुवाहाटी में 1987 में। मुझे महीना अभी भी याद है, अक्टूबर मंथ। उस समय मेरे पास आई थिंक नवंबर या दिसंबर में एक लड़का आया सीखने के लिए, ओनली वन। फिर मेरे संस्था का नाम दिया मृदम, मृदम है मेरा इंस्टीट्यूशन का नाम, महाराज जी को ही पूछ के रखा था। फिर धीरे 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 थोड़ा सा स्टूडेंट आया,
10, 15, 20, आप अभी करीब 150 करीब है शायद। क्या बात। वाह। तो इसी दौरान 92 में मैंने यहाँ जो स्टेट कॉलेज ऑफ म्यूजिक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर का जो म्यूजिक कॉलेज है, वहाँ मुझे डांस का लेक्चरर एज ए लेक्चरर पोस्ट मुझे मिल गया। तो वहाँ काम किया अप टू 2012 12 या 13 में मैं रिटायर्ड हो गया वहाँ से। तो मेरे संस्था में तो धीरे धीरे करके लोग आने लगे। बहुत छोटा कमरा था, फिर धीरे धीरे उसको मैंने थोड़ा बड़ा किया, फिर आप और बड़ा हो गया। फिर मैं यहाँ संदीप एक बात जरूर कहना चाहूँगा जी, गुरु शिष्य का जो संबंध है, अगर दिल से आत्मा से मानते हो, हाँ श्रद्धा करते हो, सेवा करते हो, तो वो तो कामयाबी आती है। पता नहीं मैं इतना शायद वो डांसर नहीं, बिल्कुल, लेकिन मैंने यहाँ वर्कशॉप बहुत बार ऑर्गेनाइज किया। 94 में पहली बार महाराज जी गुवाहाटी आए, उससे पहले भी एक बार आए थे जब मैं यहाँ नहीं था, कुछ स्पीक पैकी का प्रोग्राम करने आए थे। तो उनका जभी मेरा मतलब सराउंडिंग में उनका पैर पड़ा ना संदीप, हर बार एक नया कुछ होते गया। पहले वो छोटा कमरा से एक थोड़ा आसाम टाइप का बन गया, फिर वहाँ 5, 6, 7 साल फिर आए महाराज जी, फिर मैंने चलो थोड़ा सा कुछ 2 स्टोरी बना दे। तो महाराज जी उस समय भी वर्कशॉप में बुलाया था, तो महाराज जी दीदी शाश्वती दीदी का वो चलो तो महाराज जी एक बार विपुल का नया मकान में खड़ा हो जाए। तो वो खड़ा हो गया तो बन गया ये मकान अभी मतलब उनकी दया से, उनका कृपा से बड़ा क्लास है। तो ऐसे है। लेकिन सती तुमने जो कहा था मेल डांसर्स के, मेल डांसर्स तो बहुत कम है। शुरू में काफी थे, मेरे पास 7-8 लड़के थे। अब उसमें से 3 लड़का 2 का तो नाम मैं जरूर बोलना चाहूंगा। एक है विजय श्रीवास्तव और एक अमित मुखर्जी। ये दोनों, अमित है अरुणाचल में और विजय गुवाहाटी, ये दोनों सिखा रहे। और विजय को नेशनल स्कॉलरशिप भी मिला। 6-7 स्टूडेंट को मुझे लगातार मिला, लेकिन अभी कुछ 9-10 साल से इतना लायक स्टूडेंट नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू। तो ज्यादातर लड़कियों का मतलब ज्यादा है। कई लोग हॉबी करके आते हैं, कोई लोग सीरियस होते हैं। सीरियस में बहुत कम है, बहुत कम है। तो जो लोग है सीरियस में सीख मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा बहुत सिखाने के लिए। जो मैं गुरु से सीखा हूँ, जो गुरु से बैले से, डांस ड्रामा से, यहाँ से, स्वभाव से। लेकिन मैं एक बात उन लोगों को सिखाता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा, कैसे क्लास में आना चाहिए, कैसे लिबास में आना चाहिए, क्या ड्रेस करके आना चाहिए। कभी अगर तुम मॉडर्न ड्रेस में आए हो तो मैं उसको अलाउ नहीं करता, तो मैं थोड़े स्ट्रिक्ट इस मामले में। तो इस तरह से चल रहा है अभी तक। और शायद थोड़ा अच्छा काम किया तो इसलिए असम गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड भी 2016 में दे दिया। तो इस तरह के 2-3 और मिले हैं, लेकिन अभी भी कोशिश में हूँ। अभी 68 हूँ, अभी कुछ दिनों में 69 होने वाला हूँ। थोड़ा बहुत अभी भी नाचता हूँ तो यही है मेरा जान। तो मैं लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगा कि डेफिनेटली इससे आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए ये तो पूरा अंदाज आ गया कि आप लोगों का जर्नी कैसा था, और फिर आप अपने अपनी जगह जाके कथक को आगे बढ़ाए, और फिर इतने सारे मतलब स्टूडेंट्स को तैयार किए, सब किए, अपना कोरियोग्राफी किए, खुद का भी परफॉर्मेंसेस किए। तो ऐसे ऐसे चला। और आप लोग को मतलब आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ जो कहना है कि वो खास करके अभी जो सब इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि बाकी दूसरे जो मतलब प्रोफेशंस वगैरह है वो उसके तरफ ज़्यादा लोग भागते हैं, फिर भी उनमें से जिनका मन में जो विश्वास है और जो प्यार है डांस के लिए, वो तो डांस ही करना चाहते हैं। तो उनके लिए अगर कुछ सजेशंस आप देंगे तो मेरे ख्याल से वो भी उनका हौसला बढ़ेंगे। तो मैं शिव जी से कहूँगा कि ऐसे मतलब सबके लिए कुछ। मैं यही कहना चाहूँगा, आज की जो पीढ़ी है, तो आज के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जिनके अंदर लगन है, सीखने की इच्छा है, उत्साह है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि
पेशेंस रख करके सीखें और गुरु शिष्य परंपरा से सीखें और अच्छे योग्य गुरु से। एक कहावत है कि पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। तो गुरु को पहले पहचानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ऐरू गैरू नत्थु किसी से भी सीख लीजिए, वो वैसा नहीं। गुरु को जानना पहले सबसे बड़ी जरूरी बात है। तो अच्छे गुरु से सीखे और गुरु शिष्य पर, और सबसे बड़ी बात है कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के प्रति गुरु भक्ति होना सबसे ज्यादा जरूरी है। गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए गुरु के कि हम जो गुरु से सीखे हैं वो एकदम 100,000% हाँ अनमोल है और परफेक्ट है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। गुरु के ऊपर जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप गुरु भक्ति दृढ़ निश्चय नहीं होगी। और जब तक गुरु भक्ति आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपका जो कला है उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो सकता है। और जब आप मंच पर, हम लोग क्या है मंच पर जाते हैं तो प्रैक्टिस भी नहीं रहता है, लेकिन बस केवल गुरु का नाम लेकर के खड़े हो जाते हैं, उनको आंख बंद करके उनको याद कर लेते हैं और कहते हैं कि गुरु जी आप आइए, मेरे अंदर आइए और ताकि हम आप मतलब कुछ कर सकें। तो हम क्या नाचेंगे, हमारे गुरु हमारे अंदर नाचते हैं और वही दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए गुरु भक्ति अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आजकल के लोग इतना वो नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोल तो देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि गुरु आखिर गुरु का महत्व क्या है। तो जब आप महत्व समझिएगा गुरु का तभी आपके कला में निखार आएगा और तभी आप दर्शकों के ऊपर अपना आपकी कला प्रभाव डाल सकती है। यही कहूंगा कि धैर्य रख करके सीखो और गुरु शिष्य परंपरा से सीखो और गुरु भक्ति के साथ सीखो। और गुरु जी को और क्या चाहिए, गुरु जी तुमसे कोई कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन गुरु जी सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके आज्ञा का पालन हो, उनके प्रति तुम्हारा विश्वास रहे कि हमने जो सीखा है वो एकदम सही है और हम जब उसको करेंगे तो वो एकदम राम बाण की तरह से वो लगेगा सही जगह पर। इसलिए हमें अपने गुरु के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है। हम आज जो भी हैं उनकी वजह से हैं। इसलिए बस हम यही कहना चाहते हैं कि आज की पीढ़ी सीखे, धैर्य रखे। आजकल के जो फिल्मी डांस निकले हुए हैं, डांस इंडिया डांस और ये सब है, ठीक है करें, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कथक डांस जो है वो थोड़ा सा पेशेंस वाला चीज है। इसको काफी क्लासिकल, इसको काफी थोड़ा डीपली गहराई से सीखना पड़ता है। तो थोड़ा सा अच्छा से सीखें गुरु से। बाकी सब डांस अपनी जगह पर अच्छे हैं, कहीं भी जाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम करें, हमको क्या है। बिल्कुल विपुल दा। हाँ विपुल दा, ये मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है। जो शिव जी ने कहा है वो तो है ही, गुरु के प्रति श्रद्धा, रिस्पेक्ट, सेवा सब शिव जी ने काफी कह ही दिया। मैं ये जरूर कहूंगा कि गुरु मतलब बहुत है। मेरा जो पर्सनल अनुभव है वो गुरु एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अगर हो तब वो शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि महाराज जी को एक परफॉर्मिंग जो है कब से देख रहा हूँ और एक गुरु के अंदर ही रहे, भटके ना, आज यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगा, नहीं मैं वहां जाऊंगा, ऐसे होता है, ये होता है, ये कभी नहीं होना चाहिए। तब भटकना ये बहुत है। और फिर आजकल का क्या है ना संदीप, बहुत दिख रहा है जो कथक करते हैं लेकिन कथक के दायरे के अंदर नहीं, लेकिन कुछ और फ्यूजन कर दिया, कुछ और दिया, बेस सब काफी बदलाव आ गया। जो कथक का ट्रेडिशन है वो मेंटेन नहीं हो रहा है ज्यादातर लोगों को, जैसे बहुत लोग हैं वो कर भी रहा है। क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, इसीलिए मैं सीखने के लिए कहूँगा, इसका कोई उम्र नहीं। आप बहुत उम्र तक ये गा सकते हैं, बजा सकते हैं, नाच सकते हैं, बैठ के अभिनय कर सकते हैं। बहुत सारा वेस्टर्न कल्चर आया है इंडिया में, बहुत सारा आया है, बहुत जैसे शिव जी ने कहा ये सब टीवी में रियलिटी शोज वगैरह वो सब तो कोई नए हो तो मुझे लगता है वो एक्रोबेटिक्स है ना, उससे तो अच्छा एक्ट जिम्नास्टिक देख ले ज्यादा अच्छा लगता है।
तो जो भारतीय संगीत का जो स्तंभ है वैदिक युग से, वो अभी तक वही है। बहुत आया, मैं जब कॉलेज में था एक डांस फॉर्म आया, फिर दूसरा ब्रेक आया, अभी 5 साल से पता नहीं क्या क्या। अब क्या आएगा ये तुम लोग भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा म्यूजिक का वैदिक काल से जो स्तंभ वहां खड़ा है वही है, सब है वही वापस चले। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि हमेशा मनन से, श्रद्धा से, सम्मान से, आदर से, प्यार से गुरु का पास सीखे, गुरु का साथ रहे तो जरूर कामयाब मिलेगा, और कथक के दायरे में रहे, ट्रेडिशन में रहे। बस यही मेरा मैसेज है। बहुत अच्छे। नंद किशोर जी। ठीक है। नंद किशोर जी। मैं खुद गुरु गुरु शिष्य परंपरा से मैंने सीखा है नृत्य, और वही परंपरा मैं आगे चला रहा हूँ। और आज मैं आज की पीढ़ी को यही कहना चाहूंगा, जो विपुल ने भी कहा था कि वो कथक ही रखे, प्योरिटी अपनी, उसमें कोई मिक्स ना करें, कोई फ्यूजन ये जो आजकल चल रहा है वो ना करें। केवल कथक की तरफ ध्यान दे, अपना क्लासिकल डांस की तरफ ध्यान दे। और कथक सीखना एक बहुत ही मुश्किल बात है वो, और स्पेशली उसमें सोलो करना। आजकल तो ग्रुप डांस का भी जमाना है, कोरियोग्राफी चल रही है, क्या क्या चल रहा है, लेकिन जो सोलो नृत्य करना होता है उसके लिए बहुत सारी मेहनत होती है। एक डेढ़ घंटा अगर आपको स्टेज पे करना है तो बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ती है। पूरा कई घंटे आपको रियाज करना पड़ेगा, रियाज, मेहनत, ये आपके काम आता है ये। और ऐसे है कि आज मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को क्या हुआ, आज उनके पास भी टाइम नहीं है, हर चीज उनके 10 क्लासेस होते हैं, और उसमें से वो कभी एक आध दो दिन क्लास करने आते हैं हफ्ते में, रोज तो आ भी नहीं सकते हैं। तो वो आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब वो सब इतना डिवोटी नहीं है वे, वो मतलब आपकी पूरा अपना नृत्य के प्रति मतलब श्रद्धा रखो और नृत्य के लिए सब कुछ करो। ऐसे बहुत एक आध दो गिने चुने स्टूडेंट्स आजकल मिलते हैं, बाकी तो सब ऐसे हौशी तरह से ही सीखने आते हैं, चौकिया तरह से आते हैं। लेकिन मैं कहूंगा अगर आपको नृत्य सीखना है तो रियाज तो होना चाहिए, रियाज, मेहनत, ये सब आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज है, आप जैसे स्टडी करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका भी तो आप अभ्यास करते हैं ना घर में, तो अभ्यास करने के बाद ही आपको आ जाता है। तो इसीलिए नृत्य की भी आपने रोज ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी आपको फिर नृत्य आपके बदन में समा जाएगा, अपने पूरे शरीर में समा जाएगा, और आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं। नहीं, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब आए और अपना जो जर्नी ये सब के साथ शेयर किए। और मेरे ख्याल से ये जो मतलब जो ये एपिसोड देखेंगे उन सबको एक अच्छा सा वो महसूस होगा कि डांस को कैसे, अगर डांस करना है तो उसको कैसे आगे लेके चलना है, गुरु के प्रति जो भक्ति है और जो और उनके जीवन में चलने में उनको कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या आ जाता है, उनका जो ज़रूरत जो है ना वो सब हो जाता है। अगर अपने कला में और अपना गुरु के ऊपर जो विश्वास है ये अगर बने रहे तो मेरे ख्याल से इन सबसे यही आज हम लोगों को पता चला कि अगर सही मन से और लगन से अगर कोई चले तो बिल्कुल जैसे भी हो दुनिया पर वो तो अपने चलते ही रहेंगे, अपने चलता उनका। संदीप जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑनलाइन के माध्यम से हम सब लोगों को एक साथ जोड़ दिए और एकत्रित किया। हाँ, बहुत ही आनंद आया। ऐसा लगा कि हम लोग सब चारों एक ही जगह हैं, अलग नहीं है। बिल्कुल। तो ये मतलब ये बहुत अच्छा अनुभव रहा और आपका ये बहुत अच्छा प्रयास है, ये हम बहुत इसकी प्रशंसा करते हैं। और हम आपसे बहुत बड़े हैं तो हम आपको आशीर्वाद ही दे सकते हैं कि आप तरक्की करें और खूब नाम करें, और इसलिए मैं आपको आशीर्वाद ही देता हूँ। बिल्कुल। और यहाँ तो और ऐसे तो मैं पैर नहीं छू सकता हूँ,
पर बस मेरा प्रणाम। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, मैं भी तो थैंक्स नहीं दूंगा, संदीप को थैंक यू नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो हमेशा तो पैर भी छूटे हैं, लेकिन बहुत बहुत ब्लेसिंग संदीप, इतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं, और बहुत हम अच्छा। तीनों यहाँ आए, इतना अच्छा क्वेश्चंस, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक और यू, हमेशा खुश संदीप रहो, भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्लेसिंग्स, आपको बहुत 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 बहुत। आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू।